नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले एक साल से लगभग दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 3 काले कानून हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी इनको वापस नहीं लेते हैं तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। दिल्ली के अंदर हमने देखा कि प्रदूषण के ऊपर काम करने वाली विश्व की सबसे ईमानदार सरकार ने पटाखों पर बैन लगवा दिया था, लेकिन बॉर्डर्स बंद होने की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना ज्यादा डीजल पेट्रोल फूक रहा है, इस पर हमारे विश्व के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया था। इन सब के ऊपर एक बड़ा निर्णय आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया कि हम तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। हो सकता है कि हम कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। काफी मार्मिक उनका स्पीच रहा, लेकिन इससे कई सारे आकलन लगाए जा रहे हैं और उन्हीं सब आकलनों पर बात करने के लिए हम एक बार फिर से आए हैं शांतनु गुप्ता जी के पास में। शांतनु जी को आप सभी जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफ़ी सारी बुक्स वो लिख चुके हैं और उनका एक एक शब्द, एक एक बात फैक्ट आधारित होती है और इसी वजह से उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं सत्य सनातन पर आप काफ़ी पसंद करते हैं और आपके कई बार हमें मेल और कमेंट्स भी आते हैं कि भैया इस मुद्दे पर शांतनु जी से बात कीजिए। आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है और जिसने एक साल से पूरे भारतवर्ष का ध्यान आकर्षित किया हुआ है, उसी आंदोलन पर अचानक से खात्मे के बाद हम एक बार फिर से उनके पास में पहुंचे हैं। शांतनु, सबसे पहले तो सत्य सनातन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंकुर भाई। अचानक से आए और मास्टर स्ट्रोक खेल गए। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, इन सब के नाम से अमित शाह और मोदी जी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। क्या आपने उम्मीद की थी कि सुबह 9 बजे देश के नाम संदेश होगा और इस तरीके से एकदम रिपील हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोगों के इसमें रिएक्शन भी बहुत लेट आए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं, उठना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग तो बिस्तर पे सो रहे होते हैं। तो मुझे देखा कि लोगों को पता ही लगा कि ये हो चुका है जी। और जब मैंने वो भाषण सुना, मैं भी लाइव नहीं सुन पाया, मैं कोई अपनी एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था कहीं की बच्चों की। तो जब मैंने सुना तो वो इतना नपातुला, इतना सोच के और इतना तथ्यात्मक भाषण था और उन्होंने अपनी बात को कम्युनिकेट करा कि वो इन 3 लॉज को वापस क्यों ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं अगर कह सकूं, उनके आज तक के बेस्ट संबोधनों में से था वो। जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग करा, जिस सहजता से उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, वो मेरे ख्याल से सराहनापूर्ण है। देखिए, इसका छोटा सा इतिहास देखें, 1-1.5 साल से हो क्या रहा है ना। हमने देखा कि कैसे उन लोगों ने इन किसानों का साथ दिया जो इन लॉस के फेवर में पहले से बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैसे पलटी मारी। तो वो एक बात रही। हम बचपन से अंकुर भाई, अगर जब निबंध भी लिखते थे तो अगर कृषि के विषय में तो हम लिखते थे बिचौलियों को हटाना है। सुनी ये बात, बचपन में जब हमें कुछ नहीं पता था, खेती वेती कुछ नहीं पता था, बिचौलिया नाम का भी नहीं पता था। हाँ, तो हमें कि ये बिचौलिए हटाने, हमें बीच में हटाना है, किसान को मार्केट से कनेक्ट करना है। हम बचपन में लिखा करते थे। बहुत सारे लोगों ने कहा, शरद पवार जब कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा, बहुत सारे जो कृषि के अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में कहा, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा खुद। और जब ये लॉ पास हुए तब राकेश टिकैत ने खुद कहा कि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी आज। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कुछ बड़े किसान, कुछ आड़तिए इसके खिलाफ में आ गए हैं और ये एक राजनीतिक विषय बन चुका है, तब यहाँ पे सपोर्ट वापस ले लेती हैं श्रोमणी अकाली दल, जबकि उनकी नेता थी, उन्होंने खुद डिफेंड करा था, उनको ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन बाद में पलट गई। वोटिंग नहीं किया था उन्होंने, वोटिंग नहीं किया था। कांग्रेस पलट गई, आम आदमी पार्टी पलट गई, राकेश टिकैत, सबको एक इसमें राजनीतिक जमीन दिखी। जबकि जैसा आज प्रधानमंत्री ने बताया कि सुदूर केरला से, तमिलनाडु से, बहुत क्षेत्रों से उनको बहुत लाभ आया कि भाई हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूं कि अब आप केवल इस मंडी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरे बाजार में बेच सकते हैं। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पहले से करते थे, आप तो पश्चिम से आते हैं, पश्चिम में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो ही रही है। हमारी तो सैकड़ों साल से गन्ना कैसे, गन्ना आप मंडी में तो बेचते नहीं है, गन्ना आप किसे बेचते हैं, या तो गुड़ वाले को बेचते हैं या चीनी मिल को बेचते हैं। यानी आप किसी जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसको बेचते हैं। उसने आपकी जमीन ले ली क्या कभी? मैंने तो कोई जमीन, मैं तो बहुत सारे कृषकों को जानता हूं, वो गन्ना उग रहा है। तो एक, बल्कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ आने से क्या होगा कि आपको लीगल जामा मिल गया कि अगर कोई ले भी लेता है तो अब कोर्ट ऑफ लॉ है। पहले तो आपकी वो अपनी एक अरेंजमेंट थी, अब उस पर एक लीगल। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा
कि शायद मैं बहुत सारे किसानों को तो समझा पाया, लेकिन कुछ चंद किसानों को, बड़े किसानों को नहीं समझा पाया। और लेकिन वो भी मेरे लिए मैटर करते हैं, वो भी मेरे लिए मैटर करते हैं। हमने पहले ही उसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया था, कोर्ट ने भी ऐसी बात कर दी थी, 12 राउंड के टॉक्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके नाम पे राजनीति हो, इसके नाम पे लोग बरगलाएं, इसके नाम पे क्लैश हो, क्योंकि अभी ना देखिए अब क्लैश की स्थिति आने लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेवर में हैं। तो अभी क्या होने वाला है, फेवर वाले और ना फेवर वाले लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और जो फेवर में है वो बहुत सारे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज करा बहुत बार, आपने देखा होगा, छोटे किसान। छोटे किसान क्या होता है, बात को कहा आज उन्होंने कई बार कहा 80%, उन्होंने जो 80% है, और 5 अगर आप 5 एकड़ भी मिला लें तो 90% आ जाएंगे इसमें। अगर 2 एकड़ में छोटे मानते हैं लोग, छोटे और मंझौले अगर मिला लें तो 90 से 92% किसान आ जाएंगे। उनको तो फायदा है इसमें, क्योंकि उनकी तो मंडी में चलती नहीं है, वो एक मंडी में वो लेके पहुंच जाते हैं, वहां पे जो मंडी वाला कहते हैं वो करना पड़ता है उनको। यहाँ तो उनके पास ओपन मार्केट है, उनके पास तो सहूलियत थी अब ज्यादा। जैसे उन्होंने बताया कि इनाम हो गया, अब आप दूसरी मंडी का रेट यहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल पे पता कर सकते हैं। तो अगर आप 200 दे रहे हैं, जैसे हम आपको देखा दुकान पे जाते हैं और देखते हैं अमेज़न में तो ये प्राइस मिल रही है, तो प्राइस कम कर देता है ना। तो वो क्या कहेंगे, कहेगा वहां तो हमें 400 मिल रहे हैं, आप 350 दे रहे हो, तो इसको भी 400 करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां लेके चला जाऊंगा। इवन मैं जिस कैब से आपके पास आया हूं, हाँ जी, उस कैब वाले ने मुझे ये बात बताई रास्ते में कि मोदी जी ने आज ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा आपको कैसा लगता है, तो ये लड़का जालौन की साइड का था और उसने कहा कि बुंदेलखंड की तरफ, तो उसने कहा कि हमारा अनाज पंजाब के लोग 1600 रुपए के भाव ले जाते थे, अब मैं खुद अपनी मंडी में बेचता हूं और मेरा 2000 से 2200 के बीच में गया और 7 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आया। और देखिए पंजाब वाले किसान के पास ये जो आड़ती की इतनी ताकत है कि वो वहां से उठ के जालौन चला जा रहा है। और जालौन ट्रक भर के लाता है। तो ये जो बल्कि इसको तोड़ने की थी कि भाई छोटे छोटे लोग तैयार हो जाए, है ना, और छोटे छोटे लोग अपनी प्राइवेट मंडियां बना लें और जो किसान को 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए ज्यादा दे पाए। लेकिन देखा ये आएगा, ये जो फार्म लॉ है ये इतने नेचुरल है ना कि अब जनता को दिशा दिखा दी है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया ना सब, अब ऑनलाइन हो गया, अब दिशा दिखा दी है और आप किसी को कम पे कभी रोक नहीं सकते। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही जो बड़ी बात है, देखिए एमएसपी तो बहुत समय से डिक्लेयर है, लेकिन एमएसपी डिक्लेयर से एमएसपी खरीद भी तो हो। उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं और चावल की खरीद हुई है एमएसपी पर। पहले जैसे मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, गेहूं की खरीद आखिरी साल में अखिलेश की हुई थी 7 लाख मीट्रिक टन, अभी भी 56 लाख मीट्रिक टन, मतलब दुगनी तिगनी चौगनी नहीं, मतलब समझ रहे, पहाड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि 56 कितने में आता है, तो करीब 7-8 गुना 8 गुना खेती हुई। तो एमएसपी डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता है, केवल एमएसपी पे खरीद भी करनी पड़ती है। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा और पूरे देश में हुआ है। मैं तो आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूँ कि कैसे एमएसपी पे खरीद भी बढ़ रही है। नहीं, एक्चुअली आप सोचोगे इतना बड़ा प्रदेश है तो क्या उसमें 7-1 लाख मीट्रिक टन होगा? एक्चुअली तो ये होता था कि पंजाब के, हरियाणा के जो बड़े आड़ती हैं वो सब ले जाते थे, वो खरीद वहां से ट्रक भर भर के ले जाते थे और यही होता रहा, ये होता था। और वो अपने नाम पे जाकर के बेचते थे। और अभी भी एफसीआई ने यही कहा है कि आप अपने नाम से जो बेच रहे हो मुझे जमीन भी दिखा दो। आप इतने हजारों टन मुझे बेच रहे हो तो आपके नाम तो जमीन एक चवन्नी नहीं है, आप मुझे ये गेहूं बेच रहे हो तो वो कहां से है? एफसीआई ने यही कहा, एफसीआई ने कि भाई जमीन भी दिखाओ। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, अगर मेरे पास में 1 एकड़ जमीन है तो मैं ये नहीं कि उसको जाकर 100 क्विंटल गन्ना बेच दूंगा मिल को, वो कहेगा तेरे पास में 1 एकड़ है बेटा, इसमें इतनी होगी, इतना ही दे दे, इतना ही बेच। तो ये सारा लेखा जोखा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान नेता इस बात के खिलाफ होगा, बट राकेश टिकैत थे। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म? देखिए राजनीति शुरू होने से पहले तो खत्म उन्होंने अपने आप ही कर दी थी, क्योंकि उन किसान आंदोलनों में हमने देखा था कि जब राकेश टिकैत और किसान यूनियन के अन्य लोग टीवी पे आते तो किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो ना तो वो टीवी की तो छोड़ो, मतलब आम व्यवहार में किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य से बात करने की। अच्छा, टिकटॉक ने वैसे वास्तव में दुनिया बहुत खराब कर दी। हाँ ठीक कह रहे हैं, 30 सेकंड में सब कुछ, हाँ बक्कल ताड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको देख लेंगे। मतलब ये मेरे ख्याल से कोई भाषा एक किसान की, मेरे किसान की भाषा तो भारत के देश के किसान की भाषा नहीं है। फिर वहां पे क्या क्या हुआ, लोगों के हाथ पैर काटे गए, किसी का रेप हुआ, किसी को पानी डाल के जला दिया गया। वो तो एक तरह से उगाई का धंधा बन गया था। उसमें कुछ लोगों की सही आवाज भी होगी और प्रधानमंत्री ने यही कहा कि मैं शायद सबको नहीं समझा पाया, मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई कि मैं सबको नहीं समझ पाया। आप समझ रहे हैं कितनी ग्रेविटी है प्रधानमंत्री, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय, सारी रेटिंग में विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि मेरी ही तपस्या में कुछ कमी नहीं हुई कि मैं कुछ
मतलब ये स्टेट, ये आंदोलन क्या था, 2.5 राज्यों का था, है ना। पंजाब में चुनावी बन गया, हरियाणा में जाट आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये राकेश टिकैत का, जिन्होंने उसको जाट आंदोलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। खाप का था ये, हाँ, खाप के एक खाप का। तो मतलब ये 2.5 प्रदेशों के उसके लिए भी उन्होंने उसको तर्ज दिया और कहा कि हम इसको बेंच पे लगा रहे हैं और कुछ। लेकिन अब लोगों को पता लग गया कि ऐसे भी खरीद फरोख्त हो सकती है, तो लोगों को उन्होंने सिग्नल दे दिया है। ज्यादा स्ट्राइक किया क्योंकि वहां कैमरे के सामने जिस तरीके से बेरहमी से पीटा और मारा गया लोगों को, तो वहां से ही पता लग जाता है कि ये आतंकवादी है, आंदोलनकारी तो नहीं है कम से कम। तो हाँ देखिए, आप यहाँ पे स्थिति है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक तो है ही है, वो तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसके लिए जाने जाते हैं कि वो पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुका था किसान आंदोलन। हमने देख चुका था उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके नाम पे क्या क्या चल रहा है, एसी टेंट लग के आराम चल रहा है, मतलब वो पिकनिक कैंप बन चुका था। और जो छोटा मोटा भी तर्क था उनके पास, वो भी नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ से छीन लिया। तो अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तब मैं हटूंगा। ठीक है, तो अब 10 दिन में पार्लियामेंट रहेगी तब उठ जाना। तो जो लोगों को इनकन्विंस हो रही थी, अगर आप इस तरफ गए हो, मतलब गडकरी जी ने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए और आपको आप इतनी जल्दी हरिद्वार मेरठ पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो आंदोलनकारी सड़क पे बैठ गए यहाँ पर, या फिर आप उधर हरियाणा की तरफ चले तो कितनी दिक्कत होती थी लोगों को। कई बार दिक्कत हुई है रोहतक जाते हुए, कई बार दिल्ली जाते हुए भी बहुत दिक्कत हुई है। तो यहाँ से निकलते टाइम मैंने हमेशा यही देखा है, और वहाँ लोग जो आसपास के हैं या दूर दराज से आने वाले लोग हैं, वो इनको हमेशा गाली ही देते हैं, उनके मन से इनके लिए हमेशा बददुआएं निकलती हैं। क्योंकि बहुत टाइम के बाद में, कोर्ट के इतने कहने के बाद में, तो ये मेरठ के लिए हाईवे निकला था ताकि प्रदूषण कम हो, और इतना बड़ा हाईवे 500 दिन के अंदर अंदर मोदी ने आके इसका उद्घाटन भी कर दिया था। लेकिन अचानक से फिर ये लोग बैठे और 1 साल से पूरी तरीके से बंद है। कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत अब बताते हैं कि तकरीबन 1 लाख लीटर जो ईंधन है वो फालतू जलता है। तो लोगों को, गरीब लोगों को 10-10 किलोमीटर के फालतू चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। और इससे पोल्यूशन कितना होता है, जो एनसीआर का एक बड़ा बहुत दिक्कत है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब लोगों के मजदूरों की मजदूरियां खत्म हुई हैं। जहां पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इवन अगर आप देखोगे बहादुरगढ़ के जो व्यापारी थे, उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रोड पे आ चुके। एक तो कोरोना काल, दूसरे ऊपर इन्होंने ये बंद कर दिया, तो हमें ना मजदूर मिल रहे हैं। जो छोटे छोटे मजदूर थे, उन्होंने इस बात की शिकायत की कि अब बहुत मुश्किल से पेट पल रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें, दूसरी तरफ देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज इसको रिपील भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो क्योंकि मामला जमाना काफी ऑनलाइन हो चुका है, हम देख लेते हैं कि कहाँ क्या रेट चल रहा है, तो हम अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मोदी यहाँ से बटन दबाते हैं, सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए पहुंच जाते हैं। मनरेगा में भी इसी प्रकार से ही है। कहीं तो राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया भेज दें तो 15 पैसे पहुंचता है। ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और एक मतलब थोड़ा भी अहंकार नहीं, आकर के सिर्फ सबसे माफी मांगते हुए और उन्होंने वो बात कर। विपक्ष के पास केवल यही तर्क होगा, देखो हमने लड़ाई लड़ी और इनको गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं पाया, उन्होंने कहा कि मैं गलत था, उन्होंने कहा कि मामला खराब है। उन्होंने ये भी बताया कि, और हमें सबने बताया कि मैंने जैसे बताया, हर पार्टी ने जिनको थोड़ी भी एग्रीकल्चर समझ में आती है, उन्होंने कहा है कि बिचौलिए हटने चाहिए। और लेकिन किसी में वो स्पाइन नहीं थी, वो रीढ़ की हड्डी में दम नहीं था कि हटा पाए, इसमें पॉलिटिकल रिपरकशन हो सकता है बड़े आड़तियों के थ्रू। और देखिए, हम दोनों से ज्यादा या आपके दर्शकों से ज्यादा कृषि कौन समझता है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने करीब 1.5-2 साल पहले एक लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने बताया कि कैसे पूरी जो कृषि की लाइफ साइकिल है उसमें पहली बार किसी सरकार ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया। और MS स्वामीनाथन कोई भाजपा के व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस की सरकारों में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो एक एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा स्टार्टिंग से, जो आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा, बीज, बीमा, बचत सब पे कैसे काम हुआ, स्टार्टिंग से देखिए तो कैसे कृषि पे काम हुआ, कैसे बीज की उपलब्धता बढ़े, कैसे नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की उपलब्धता बढ़े, जब कृषि हो जाए तो कैसे सिंचाई की उपलब्धता बढ़े, बड़ी बड़ी सिंचाई की स्कीम आई, अगर आपको कोई टूल इक्विपमेंट ट्रैक्टर चाहिए तो उसके लिए कैसे ऋण मिले आपको, फिर सॉइल की आपकी हेल्थ मैं पता करके दूंगा जिससे आप सही मामला में DAP डालें, सही मामला में यूरिया मारें, फिर अगर फिर भी किसी कारणों से आपकी फसल खराब हो जाती है तो बीमा कैसे मिले, फिर अगर ये सब से भी आपका पड़ता नहीं खाता है
तो आपको मैं पीएम किसान के आपको मैं पैसे दे रहा निधि हूँ। योजना। अगर आप 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो पीएम के लिए पेंशन की योजना है किसानों के लिए। तो आपने किसानों को हर तरह से सेफ गार्ड कर दिया और किसानों को दिख रहा है। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया वो बटन से लाखों करोड़ रुपए जा चुके हैं किसानों के अकाउंट में। तो वो देख रहा है कि एक व्यक्ति हमारे लिए इतना ध्यान दे रहा है कि हमारी वो सॉइल की हेल्थ से देखकर हमारी अपनी हेल्थ तक का वो ध्यान दे रहा है। और वो लॉस भी जो इंटेंशन से सही बना रहा है कि भाई मुझे बड़ा बाजार मिले, मैं अच्छे पैसे में बेच पाऊं, लेकिन कुछ लोग अपने हितों के लिए उसको लग रहे हैं। तो किसानों को दिख गया है कि कौन किसानों के हित में है और कौन अपने हित में है। ये कानून अब नहीं आएंगे तो फिर ये कल फिर धरना देंगे कि कानून लाओ, क्योंकि अभी तक 27 साल तक तो टिकैत साहब भी बैठे रहे ना। मैं ये बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होते हुए, पूरे विश्व के सबसे विश्व प्रसिद्ध और सबसे मनपसंद नेता होते हुए, एकदम आते हैं सहजता और शालीनता के साथ में लोगों से बात करते हैं। दूसरी तरफ 2 बार अपनी जमानत जब्त करवाने वाला व्यक्ति फिर भी वही अहंकार, बक्कल तार देंगे, यू उतार देंगे, वो उतार देंगे। मैं अभी पूर्व में गया था उत्तर प्रदेश में, जहां टिकैत को कोई जानता तक नहीं है। हमने काफ़ी चुनावी एनालिसिस लिए हैं, तो वहाँ किसानों का कोई इस तरीके का कोई मुद्दा ही नहीं है। वहाँ के किसान बल्कि काफ़ी खुश हैं कि अब सीधे सीधे हम ऑनलाइन मंडी ये सब कर सकते हैं। क्या लगता है कि छोटी नाली जल्दी उफनती है और समुद्र में कभी उफान नहीं आता? इस कहावत को हम यहाँ सेट कर सकते हैं। आज जो 16-16.5 मिनट का जो उद्बोधन दिया नरेंद्र मोदी से, वो देश में जो भी सामाजिक राजनीतिक काम करना चाहता है उसके लिए एक सीख है जी। कि मैं तो, उन्होंने बताया कि मैं तो मेहनत से काम कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैंने बीज से लेकर, बीमा से लेकर, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर सब कुछ जो किसानों के लिए हो सकता है किया। मैंने ये कृषि कानून भी इसलिए बनाया जिससे किसान समृद्ध हो चुके हैं। बहुत सारे किसानों का मुझे समर्थन भी मिला। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या में शायद थोड़ी कमी आ गई। मैंने कई राउंड की बात करी उनसे, लेकिन फिर भी मैं उनको समझा नहीं पाया। तो अभी मैं इनको इन लॉज को रिपील करता हूं और मेरे ख्याल से जब मैं समझा पाऊंगा, इन्होंने बोला नहीं लेकिन ये उसमें इम्प्लाइड है। बट आई थिंक मोदी जी क्योंकि टाइम से आगे सोचते होंगे शायद, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। आज हम विश्व में नंबर 1 हैं। तो क्योंकि वो इतना आगे तक का सोच रहा है इंसान, तो हो सकता है कि जो अभी हम बात करेंगे आईएएस के बारे में, एक सूर्य प्रताप सिंह, तो जिस तरीके से उनका माइंड उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो शायद हो सकता है कि बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि शायद मार्केट ही ऐसा चेंज हो जाएगा, तो शायद ऐसे लॉ की जरूरत ही ना पड़े। मतलब उन्होंने लोगों के दिमाग में इतनी तरह से पास कर दिया है कि भाई ऐसे भी आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सब पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हार्वर्ड के पढ़े पी चिदम्बरम ने मजाक बनाई कि वो 7.5 रुपए के जब आलू खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, 7.5 रुपए भेजेंगे क्या? और मैंने उसके अभी 20 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि इंडिया में रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। आप गांव-गांव में भी चले जाइए तो आपको वहां पे पेटीएम का, गूगल पे का, आपको रुपए पे का कार्ड मिलेगा। आप 7 रुपए, 5 रुपए, 50 पैसे भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो जो हार्वर्ड वाला नहीं कर पाया, वो एक हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। तो उन्होंने मखौल बनाया था कि आप 7.5 रुपए कैसे देंगे? आप निकल जाइए, आप नोएडा में निकल जाइए, गाँव में निकल जाइए, आपको हर जगह QR कोड दिखेंगे। मैं तो रेडियो पे चलने वाला जो होता है, दिया भी मैंने खरीदे दीपावली के लिए, बिल्कुल उसने लगाया हुआ था, वो सबने लगा रखा है। तो जो मैं कह रहा हूं, जो कुछ सालों पहले उपहास बनाया गया था, वो भारत के लोगों का भी उपहास था कि भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो तो बस मुझे आती है, पी चिदम्बरम को आती है टेक्नोलॉजी, बाकी ये गरीब लोगों को क्या। इन लोगों को ना अपनी पढ़ाई का दम आ गया। देखो पढ़ाई भी, मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हार्वर्ड जाने की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उसका दम बना कि मुझे आता है। सब गरीब 7.5 रुपए कैसे देंगे आप उसको? तो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। अब हर आदमी मोबाइल से, मतलब कितनी बार होता है जेब में वॉलेट, पर्स नहीं होता और आप पूरी शॉपिंग करके आ जाते हैं। और मैं ये बड़े इलाकों में नहीं, छोटे इलाकों में कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन पे करके आ सकते हैं। तो जो व्यवस्थाएं चेंज हो रही है, जितनी रैपिडली हो रही हैं, मतलब बहुत सारे लोग 20 साल पुरानी व्यवस्था में हैं और यहाँ गति बहुत आ चुकी है, मिनटों में तकनीक चेंज हो रही है। तो मैंने, प्रधानमंत्री ने उनको एक गोर मंत्र सिखा दिया है कि भाई आप अपनी उपज अब ज्यादा पैसे पे भी बेच सकते हैं, MSP के बियॉन्ड भी दुनिया है, ये उन्होंने सिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से अब लॉज आए या ना आए, लेकिन जनता और किसान समझदार हो चुके हैं। बहुप्रतीक्षित और बहुत सारे समाज सेवक और जो किसान आंदोलनकारी जो रियल में है, चाहे उसमें थाना भवन के ठाकुर धर्मपाल सिंह हैं, चाहे सुभाष पालेकर जी हैं, चाहे स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, इस तरीके के जितने भी किसान हितैषी, जिनको मैं रियल किसान हितैषी मानता हूं, ऐसे लोगों ने हमेशा ही गौ आधारित जीरो बजट खेती पर काफी बातें की हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ही सुभाष पालेकर जी को पद्म पुरस्कार भी मिला है। और उसी जीरो बजट खेती का आज एक छोटा सा गुफा
हाँ, वो नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, वो धीरे से निकल गई शायद इतनी बड़ी बात में, क्योंकि यहाँ पे जो फार्म लॉज रिपील करे गए वो बड़ा टॉपिक है। वो उन्होंने अंत की तरफ बोला कि कई सारे नाम लिए, उन्होंने कहा जीरो बजट खेती पे फोकस होगा और उस पर अनुदान दिए जाएंगे, उस पर रिसर्च होगी। तो जीरो बजट खेती मेरे ख्याल से, जितनी मेरी जानकारी है, आपका उस पर अनुसंधान है, आपको डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए। मेरी जितनी जानकारी है कि जीरो बजट खेती के कई सारे लाभ हैं। 2-3 लाभ जो मुझे दिखते हैं, सबसे पहले वो बहुत ज्यादा प्राकृतिक है, तो ऑर्गेनिक है। तो जो आजकल हमें लगता है जो पंजाब की धरती बिल्कुल कैंसरस हो गई है और वहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया है कि बस लगता है वही खेती है, तो उससे बचाव मिलेगी। इससे गौ संवर्धन, ऐसी जो गौ जो दुधारू नहीं बची है उसके गोबर से मूत्र का इस्तेमाल करा जाएगा। और क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां और ऑर्गेनिक जो है उनके रेट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, अर्बन मार्केट में 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा है, तो किसान जो कहते हैं ना इनकम दुगनी करना, वो रेट ज़्यादा ले पाएगा। तो अगर हम अगले 5 साल में 10 साल में भारत की पूरी खेती को ऑर्गेनिक कर पाए, उसको जीरो बजट कर पाए, तो जो सबसे बड़ी जो लागत है, कहते हैं लागत के मूल्य का इतना मिले। जब आपने घर में 5 गाय 10 गाय जितनी भी आपकी जोत है उसके अनुपात में आपने गाय रख ली है, तो उसका गोबर और उसके मूत्र से ही आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों मिल जाएगा। तो आपकी जो मेन कॉस्ट है आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की, वो तो आपकी जीरो हो गई। तो इसलिए इसको जीरो बजट मेरे ख्याल से कहा जाता है। लेकिन आप जो आपने बड़े बड़े नाम लिए उनके पास जाके अगर आप एक शो कर पाए, बिल्कुल मेरे ख्याल से, तो वो जनता के लिए जीरो बजट जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एक की मंत्र दिया है, ऐसी बातें देखिए कभी कोई राजनेता नहीं सुनता था, कहता था ये एक्सपर्ट्स की बातें हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने बात कह दी। अब मेरे ख्याल से सब लोग इस पे चकित होंगे कि भाई क्या है जीरो बजट खेती। तो इस पे बात होगी। हम लगातार, और जब मैं गुरुकुल गया और 2013 में जब आप मुझे मिले, तो उसके साथ ही साथ मुझे ये भी एक अफेक्शन था, क्योंकि गुरुकुल की जो जमीन है तो उसमें स्वामी जी और राजीव भाई दीक्षित का भी काफी उसमें अनुसंधान रहा, और उन्होंने अभी तक भी स्वामी जी वो स्वामी रामदेव जी उसी तरीके की ही खेती वहाँ करते हैं। फिर सुभाष पालेकर जी का मैंने 7 दिन का सत्र भी उसमें किया है। अच्छा। मेरे पिताजी खुद जो उनके पास में खेती है, सो उसमें पूरी तरीके से एक देसी गाय आधारित खेती करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दाना भी वो उसमें खाद का नहीं डालते जो खरीदनी पड़ती है। तो इस वजह से आज मुझे रिपील का कोई सुख नहीं दुख नहीं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि जीरो बजट खेती, मेरे ख्याल से अंकुर भाई ये क्रांतिकारी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस हूँ। मैं बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ढूंढ के ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक दालें मंगवाने की कोशिश करता हूँ जो बजट को दोगुना कर देती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, परिवार के बच्चों के अपने स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर आपको उतना पैसा स्वास्थ्य में खर्च करना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस चलती है, क्योंकि आप पूरी जमीन जहरीली कर दी गई है, वो डीएपी डाल के, यूरिया डाल के, पेस्टिसाइड डाल के। अगर हम उसमें परिवर्तित हो गए, हमारा देश जीरो बजट खेती, तो उसमें गाय का संवर्धन होगा, हम एक अच्छा भोजन कर पाएंगे और उपज भी ज्यादा ले पाएंगे और हम एक हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने ठीक कहा, बहुत सारे लोग शायद इस फैक्ट को मिस कर जाएंगे क्योंकि लोग फार्म लॉ राजनीतिक मुद्दों पर रहेंगे। लेकिन जीरो बजट खेती को हमने अगर पॉलिटिकल बना दिया, पॉलिटिकल मतलब पॉजिटिवली कह रहा हूं कि हमने पॉलिटिकल बना दिया और हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको चैंपियन करना पड़ा, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी क्रांतिकारी देश होगी। और मेरे ख्याल से हम लोगों के जीवन में अगर अगले 10-20 साल में हो पाए तो बहुत बड़ी, तो मेरे ख्याल से क्रांतिकारी होगा। जो स्वास्थ्य के, इसका रिप्रेजेंटेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आएगा कि हमारी देखिए, जब भी हम कोई यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह खाते हैं, उनसे जितना भी हमारा शरीर जहरीला होता है, उसके बाद में सिर्फ एक शल्य चिकित्सा बचती है, ऑपरेशन बचते हैं, क्योंकि वो कैंसर बनता है उससे सीधे ही, तो उससे मृत्यु भी होती है। तो उससे पहले यदि हम थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा खाद डाल देंगे तो जमीन खराब, कम डालेंगे तो फसल नहीं होगी। लेकिन जो लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरती पर खाद, पेस्टिसाइड, कृत्रिम खाद की जो इन्वेंशन, उससे जस्ट पहले क्या था, तो वो हमारा सब कुछ गौ आधारित ही था। और गौ को इसी वजह से ही माता तुल्य माना गया है, क्योंकि वो माता के स्थान पर दुग्ध भी देती है और किसान को, और जो हमारी धरती माता है उसका भी पालन करती है और हमें भोजन भी देती है। और इसी वजह से गौ करुणा नदी में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने भी यही बात कही कि लाखों जीवन का पालन, मनुष्य जीवन का पालन करती एक गाय। तो कितनी बड़ी बात। हाँ, तो अगर ये हो जाए कि आने वाली सरकारें या जो जितने भी उनके घोषणा पत्र होते हैं उसमें आ जाए कि हम गाय के लिए ये करेंगे, या हम जीरो बजट खेती के लिए करेंगे, या हम किसानों को सिखाएंगे खाद और पेस्टिसाइड किस तरीके से बनाया जाए गौ आधारित। क्योंकि मेरे पिताजी स्प्रे बनाते हैं और वो स्प्रे उस कीटनाशक से ज्यादा हैवी होता है जो कि हम सारा नेचुरल चीज, बिल्कुल नेचुरल होता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं है। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से मैं अब एक तरह से सोच रहा हूँ, देखिए ये लॉ 3 क्यों लाए थे नरेंद्र मोदी, कि किसान की इनकम को और कैसे बढ़ा सकें, कैसे बाजार में उसकी कीमत। तो उनको लगा कि ये तो मैं
भी जनता को नहीं समझा पा रहा हूँ या कुछ किसानों को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं किसान की आय कैसे बढ़ाऊं, कॉस्ट कम करो, मैं किसानों की कॉस्ट कम कर दूं Yes. और उसकी इनकम भी ज्यादा कर दूं, क्योंकि ऑर्गेनिक बिकेगी ज्यादा, बहुत ज्यादा बिकेगी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से दूसरा सोचना शुरू करा है। वो मतलब एक जगह रुके नहीं, उनके पास प्लान ए छोड़ देंगे तो प्लान बी है, प्लान बी नहीं है तो प्लान सी है। वो एक सोचने वाले विचारशील विजनरी लीडर हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ठीक पकड़ा कि जो 16 मिनट के भाषण में अंत में उन्होंने जीरो बजट खेती बोला, जो शायद उतने बड़े भाषण में खो जाएगा, लेकिन हमें उसको खोने नहीं देना है और मेक श्योर करना है कि इसकी बात जनता तक, किसानों तक, जन तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो गौ आधारित खेती करते हैं, जो जीरो बजट खेती करते हैं, जो सीखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर मैं एक सीरीज लेकर के आऊं, ऐसे जितने भी विशेषज्ञ हैं उन तक पहुंचूं, उन तक बात करूं। हम सत्य सनातन पर ही उन सब इंटरव्यूज को लेकर के आएंगे। मेरा बड़ा मन था कि इन सब पर मैं बात करूं, क्योंकि जितने भी गौ आधारित खेती या जीरो बजट खेती पर कार्य करने वाले लोग हैं, वो इन सब किसान आंदोलनकारियों या आड़तिये जो आंदोलनकारी थे उन सब के खिलाफ थे। मैंने उन सब के साथ में बात की तो वो इन सब के खिलाफ ही थे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों के खिलाफ हैं ये लोग जो बॉर्डर्स पर पड़े हुए हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि उनसे मैं बात करूं, लेकिन आज अचानक से ही ये बात हुई कि जीरो बजट खेती पर बात हुई। मैं जल्द ही उसके ऊपर आप लोगों के सामने एक अच्छे इंटरव्यूज में लेकर आऊंगा और डिटेल में उन लोगों से मैं बात भी करूंगा, आप लोगों तक उनकी बात भी रखूंगा। और शांतनु जी, आपने इस विषय पर भी बड़ी बेबाकी से और सभी फैक्ट्स के साथ में बातें रखी और जनता को बताया कि किस प्रकार से एक पॉजिटिव राजनीति का परिचायक आज की हमारी जो सरकार है वो बन चुकी है, और किस प्रकार से विश्व के सबसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री कितने विनम्र होकर के बात रखना जानते हैं, और वो बहुत सारे नए युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी बनेगा। मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जिन लोगों को कैंसर मुक्त खेती पर आंदोलन करने चाहिए थे, वो आज दिल्ली को घेर करके वहां प्रदूषण मात्रा इतनी बढ़ा रहे हैं कि दिल्ली वालों को कैंसर हो जाए। बिल्कुल। तो जिसके पास बीमारियां होती है वो बीमारी बांटता है, और जिसके पास में स्वास्थ्य है, क्योंकि योगी है एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, तो वो स्वास्थ्य बांटने की ही बात करते हैं। तो जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर भी हमसे बातचीत की। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप भी चाहते हैं कि हम जीरो बजट खेती पर आगे कुछ और इंटरव्यूज लेकर के आएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे जो किसान हैं या ऐसे जो समाज सुधारक है, किसान समस्याओं के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनके भी हमें नीचे नाम जरूर बताइएगा, ताकि हम उन तक पहुंच करके आपको इस मुद्दे पर भी वीडियोस बना करके दे सके। क्योंकि आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि गौ रक्षा केवल और केवल जीरो बजट खेती के माध्यम से ही हो सकती है। जो हिंदू लोग जो कहते हैं कि हमें गौ रक्षा अभियान चलाने हैं और गौ रक्षकों की कई बार हत्याएं भी हो जाती हैं, उन सब से भी बचने के लिए यह ही एकमात्र उपाय है। मैंने तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को देख लीजिए तो आप गौ रक्षा स्वयं ही करने लग जाएंगे, और चाहे विश्व में किसी भी कोने से हो। उस वीडियो को भी मैं रीअपलोड करके आप लोगों को लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।